नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की आवेदन प्रक्रिया इस समय चल रही है। देश भर में 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर चयनित बीएड शिक्षकों को 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करना है। आवेदन इस समय चल रहा है। आवेदन के बाद शिक्षकों को स्कूल से वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद स्टेट लेवल पर आपका फॉर्म पहुंच जा रहा है। वहां से वेरिफिकेशन के बाद शिक्षकों को इनरोलमेंट नंबर, नामांकन संख्या प्राप्त होगा, जिसके बाद शिक्षक वास्तव में इस प्रक्रिया में जो शामिल हो जाएंगे। अभी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद स्कूल से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसमें आपको 6 मुख्य कोर्सेज की परीक्षा देनी है। हमने सिलेबस पर आपको जानकारी दी थी। कुछ नए शिक्षक जुड़े हुए हैं। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम यह देखेंगे कि आपको ब्रिज कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। आप यहाँ पर ध्यान दें तो कुल मिलाकर 7 कोर्सेज आपको टाइटल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को आपको इन 6 माह के दौरान इनका अध्ययन करना है। इस चैनल के द्वारा भी इन सभी कोर्सेज के स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में आपको धीरे धीरे प्राप्त कराए जा रहे हैं। चूंकि अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी व्यस्तता हो जा रही है, लेकिन यकीन मानिए जो भी स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा वह एग्जाम ओरिएंटेड है और टू द पॉइंट रहने वाला है। आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने में जो भाषा लगेगी आपको बहुत आसान भाषा लगेगी, किताबी भाषा नहीं लगेगी। लेकिन बात हम सिलेबस पर करने वाले हैं कि आपको क्या क्या कवर करना है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखें आप तो 6 मुख्य अलग अलग कोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि जो बाल विकास है, शिक्षा मनोविज्ञान है। इसको अगर आप देखें तो 2 पार्ट में सभी कोर्सेज अलग अलग बटे हुए हैं। इसमें इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क वगैरह आपको करना है, और दूसरा है टर्म एंड एग्जाम, अंत में आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। तो वो ये दूसरा पार्ट आप इसको देख पा रहे हैं। तो यह कुल मिलाकर 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी जो बाल विकास की है, जिसमें 25 का आपका असाइनमेंट वगैरह बनेगा। उसमें किस प्रकार से बनाना है, आगे क्या क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा हम धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। अब देखिए टर्म एंड एग्जाम है 75 मार्क्स के हैं और टोटल 100 मार्क्स के। उसके बाद दूसरा है करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट। किस प्रकार से आपको मूल्यांकन वगैरह करना है, पाठचर्या वगैरह है, इसको आपको कवर करना है। और यह भी 25 अंक का, इसका भी इंटरनल होगा। और जो टर्म एंड एग्जाम होगा वह 75 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर यह भी 100 अंक की है। तो 2 यह मुख्य विषय है जो शिक्षण शास्त्र आपको अध्ययन करना है। बाल मनोविज्ञान जो अध्ययन करना है, बच्चे जो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, अब आप देख रहे हैं नीपी में तो अब प्री प्राइमरी वगैरह आ गया है, तो इसका अध्ययन करना है। यह मुख्य यहाँ पर अगर देखा जाए तो चूंकि 100 नंबर की परीक्षा है तो मुख्य 2 विषय आपकी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आप तीसरे विषय को देखें तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 1 है। इसमें कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, जैसे बिहार का बच्चा है तो हिंदी भाषा उसकी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, या उत्तर प्रदेश की, या फिर पंजाब का बच्चा है तो उसकी पंजाबी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पर पंजाबी जो भाषा है उसका एक असाइनमेंट बढ़ेगा 25 का और टर्म एंड एग्जाम होगा 25 का। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी का। उसी प्रकार से हर राज्य की अपनी अपनी जो भाषा है, जिस भाषा में बच्चा वहाँ पढ़ता है, सहज महसूस करता है, कक्षा 1 में जो बच्चा पढ़ता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पहली भाषा रहेगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि 25 का इंटरनल असेसमेंट होगा और 25 का टर्म एंड एग्जाम होगा। कुल मिलाकर 50 अंकों की यह परीक्षा होने जा रही है। उसके बाद दूसरा जो आपका भाषा है देख रहे हैं आप, तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2, इसमें हम विस्तृत अध्ययन भी अभी करेंगे सिलेबस का। ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2 में आप यहाँ पर या तो अंग्रेजी ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। देखा जाए तो 1-2 के बच्चे को संस्कृत पढ़ाना नहीं होता है और अभी तक संस्कृत वगैरह पढ़ाया भी नहीं जाता था। अगर आप देखें तो उच्च प्राथमिक स्तर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें संस्कृत वगैरह आ जाती है। 3, 4, 5 में बच्चे को थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान कराया जाता है। तो अभी तक जो ब्रिज कोर्स का जो सिलेबस रहा है, जो पैटर्न रहा है, उसमें ये संस्कृत भाषा तो नहीं रही है। लेकिन अब इन्होंने ये जोड़ा है। आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो उस दौरान इसमें लिखा भी गया, तो इसमें भी देखिए इंग्लिश है या लैंग्वेज 1 के अलावा दूसरी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर भी यह 25 का इसका रिटन एग्जाम होगा और 25 का असाइनमेंट होगा। अब प्रश्न यह है कि यह 75 का है और ये 25 का है। देखिएगा आप डिस्क्रिप्टिव अगर होगा तो 25 अंकों की परीक्षा कम चांस है। हो सकता है कि इनके लघुत्तरी प्रश्न हो, अति लघुत्तरी प्रश्न हो। अभी इन्होंने इस चीज को स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये जो 75 के हैं, ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तो इसके 3 टाइम्स, मतलब काफी ये सिलेबस ब्रॉड भी है और ज्यादा भी आपको अध्ययन करना है। लेकिन यहाँ 25 अंकों की जो परीक्षा होगी वो संस्कृत की होगी, तो अब इसमें आप बहुत ज्यादा दीर्घ उत्तरी प्रश्न की उम्मीद नहीं करेंगे। हम लोग अभी यह मान कर चल रहे हैं कि हो सकता है कि लघुत्तरी या जो बीटीसी की परीक्षा होती रही है, डीएलएड जिसे आप कहते हैं, उस प्रकार का पैटर्न हो सकता है कि ये अब की बार फॉलो करें। जैसे ही इस संबंध में अपडेट आएगा हम आपको अवगत करा देंगे। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, 25 अंक की इसका भी असाइनमेंट है और 25 नंबर का ये परीक्षा होगा टर्म एंड।
उसके बाद है पेडागॉजी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे अगल बगल की दुनिया है। 25 यहाँ पर भी असाइनमेंट बनाएंगे और 25 का इसकी भी परीक्षा होगी, कुल मिलाकर 50 अंकों की परीक्षा होगी। उसके बाद स्कूल एक्सपीरियंस है, स्कूल एक्सपीरियंस पर हम अलग विस्तृत आपको जानकारी देंगे। धीरे धीरे हम आपको सारी चीजें अवगत कराएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर 250 अंकों की परीक्षा है। आप देख रहे हैं असाइनमेंट आपका है होगा और 250 की जो है लिखित परीक्षा होने जा रही है। तो कुल मिलाकर 500 अंकों की यह परीक्षा आपको दिखाई दे रही है, जो कि आप समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें जो कोर्स 1 है, जो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, यह करिकुलम है। करिकुलम एक प्रकार से आप देखें तो आपको ब्रिज कोर्स में पढ़ना भी है, यह भी एक करिकुलम ही है। तो करिकुलम मतलब क्या समझ रहे हैं आप, पाठ्यक्रम एक प्रकार से, तो वही पाठ्यचर्या, ठीक है। पाठ्यचर्या या जिसको आप संकुचित रूप में पाठ्यक्रम कहते हैं। तो इसमें जो कोर्स एक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, इसका PDF हमने आपको उपलब्ध कराया है। जैसे कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्डहुड है, बच्चे में विविधता क्या होती है, कैसे अलग अलग प्रकार के हमारे भारतीय परिवेश में बचपन को देखा जाता है ना, बचपन पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। हमने इन 9 चैप्टर्स को PDF के रूप में आपको उपलब्ध कराया है। आप उसको पढ़ते रहिए, बाकी वीडियोस भी धीरे धीरे बनाते हैं। चूंकि इस समय व्यस्तता ज़्यादा हो जा रही है आवेदन को लेकर शिक्षकों की, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, यकीन मानिए सब कुछ आपको बेहतर और एक फ्लो में फिर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ बचपन और समाजीकरण क्या है, इसमें सामाजिक और इकोनॉमिक और कल्चरल डिफरेंस क्या होते हैं। सामाजिकरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पेरेंटिंग, माता पिता का जो किस प्रकार से पालन पोषण होता है, परिवार है। एडल्ट चाइल्ड, ये एक एक बिंदु जो है हमने कवर किया है। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एब्यूज, चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के संदर्भ में अगर देखें बचपन वगैरह, तो किस प्रकार से आप देखते हैं हमारे देश में किस प्रकार से बच्चा जो है गरीब अवस्था में आप देखते हैं कि बचपन बीतता है। स्कूलिंग एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन, पीयर इन्फ्लुएंस, साथियों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, स्कूल की संस्कृति का बाकी अध्यापक से संबंध है तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ये यूनिट 1 चाइल्डहुड है, ठीक है। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, इसमें भारतीय स्व की समझ, ठीक है, स्व की समझ, इसमें मेमोरी है, पंचकोशीय विकास है और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इन सब का है, ठीक है। विकास को पढ़ना है आपको। विकास में बाल विकास मुख्य रूप से जो बाल्यावस्था है और आप शैशवावस्था को देखेंगे, लेकिन शैशवावस्था ज़्यादा बाल्यावस्था को ही आपको फोकस करना है, क्योंकि बाल्यावस्था ही आपको मुख्य रूप से ब्रिज कोर्स में देखना होगा। लेकिन हमने फिजिकल है, मतलब कॉग्निटिव है, सोशियो इमोशनल है, सामाजिक है, नैतिक विकास है, भाषा का विकास, शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, इन सब का अध्ययन आपको करना है। इस सब का PDF भी आपको हमने अवेलेबल कराया है। खेल और विकास, बच्चा खेल के माध्यम से किस प्रकार से सीखता है, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है, ठीक है। किस प्रकार से खेल है और खेल के कौन कौन से प्रकार हैं। संप्रत्यय निर्माण है, देखिए अधिगम प्रक्रिया में संप्रत्यय निर्माण है, किस प्रकार से बच्चा किसी चीज़ को देखता है, विजुलाइज करता है, उसका दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाता है। आपको हमने इसे भी बताया है, इसका भी अवेलेबल कराया है PDF, जिसमें बच्चा पहली बार जब कौवा को देखता है तो उसके बारे में सोचता है, दोबारा देखता है, तो फिर उसको ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं। लर्निंग थ्योरी जैसे इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत वगैरह आपको पढ़ना है, खेल का अधिगम पढ़ना है, अनुभव के आधार पर बच्चा किस प्रकार से सीखता है, कला के आधार पर कला समेकित अधिगम है, गाइडेड इंक्वायरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो किस प्रकार से उनका अधिगम होता है, ये चीज़ भी आपको कवर करना है, ठीक है। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने में समस्या होती है, जैसे आपने देखा होगा अपने कक्षा में पढ़ाते हुए, कुछ बच्चों को विशेष समस्या होती है, आप उनको कई बार पढ़ा देते हैं, कई बार बताते हैं, लेकिन उनको आता ही नहीं, कहते हैं एकदम बिल्कुल कमजोर है पढ़ने में। तो बहुत से बच्चों को एक प्रकार की एक समस्या होती है, जैसे आप क पढ़ा रहे तो वो क उल्टा बना देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती है। चिल्ड्रन विद स्पेशल, जिनको किसी विशेष इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा सुनने में उसको दिक्कत होता है, हियरिंग एड उसको लगाया जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, अगर बच्चे को समस्या हो रही तो प्रारंभ में अगर उस पर ध्यान दे दिया जाए तो उसका क्या महत्व है ना। अगर बच्चा कमजोर है, मतलब मान लीजिए बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, विद्यालय नहीं आता, लेकिन अगर उसको कक्षा 1 में जाना, मेन चीज़ है प्री प्राइमरी या एक, जिसको आप आगे अब एक है और एक के पहले मान लीजिए प्री प्राइमरी आ गया है, तो अगर बच्चा कोई मान लीजिए पढ़ रहा है, अगर बच्चा जब 6 साल 7 साल का हो गया, अगर विकलांग ही है तो कैसे, अगर उसको एडमिशन करा दिया गया वहीं पर, तो फिर वो धीरे धीरे पढ़ने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको एडमिशन कराया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया, तो वो 10 साल 12 साल का हो जाएगा तो फिर उसका विकास बाधित हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई किया नहीं है। और फिर वो 10 साल का जब हो जाएगा तो फिर वो 1 में जाकर पढ़ने में भी उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो फिर उसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो ये बहुत आवश्यक है कि उसको प्रारंभ में ही हस्तक्षेप किया जाए, उसका क्या प्रभाव है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको आगे हम लोग धीरे धीरे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आपको, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट किस प्रकार से आप बना सकते हैं, किस प्रकार से ऐसा आप परिवेश बनाएंगे जिसमें जो बच्चे हैं उनको बेहतर आपके साथ फील हो, ठीक है। अध्यापक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाए बच्चों के साथ, किस प्रकार से सारी चीज़ों को सीखना, जैसे लर्नर जिसमें आप नीड फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, वे कई प्रकार की चीज़ों को आप लेकर आते हैं, फ्लेक्सिबल प्लानिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, और समावेशी स्कूलों को भी आप किस प्रकार से पढ़ेंगे।
उसके बाद दूसरा है करिकुलम पेडागॉजी एंड असेसमेंट, ये दूसरा मुख्य कोर्स है आपका। यह अभी 75 अंक का है जो हमने आपको बताया। और याद रखिए इसमें सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पूरा का पूरा जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, वो एनईपी को ही तो इम्प्लीमेंटेशन एनईपी का ही करने का प्रयास किया गया है। और एनईपी के बाद इन्होंने जो पाठ्यचर्या बनाया है वो 2022 जो बनाया है फाउंडेशनल स्टेज का और स्कूल स्टेज का, ठीक है, स्कूल एजुकेशन का, उसी को फोकस करना। ये पूरा का पूरा जो आपका एजुकेशन एंड करिकुलम है, इसमें इशू एंड कंसर्न है, और क्रिएटिव एंड चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट किस प्रकार से बनाएंगे, लर्निंग रिसोर्सेज क्या है आपके सिखाने की, रोल ऑफ टीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें एनईपी में है। और एनईपी से ही इसको फिर आप एनईपी को ही एक प्रकार से फॉलो करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीएफ लाया गया जो 2022 वाला है। ध्यान दीजिएगा 2005 वाला बहुत ज़्यादा अब की बार काम नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आप कुछ सिलेबस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको जो पुराने वाले पैटर्न पर है, जो 2005 का सिलेबस है। तो एक चीज़ आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो आपको सही चीज़ें हैं वही प्रोवाइड की जा रही हैं, शिक्षकों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। रूल ऑफ टीचर्स इन ऑपरेशनलाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग करिकुलम, टीचर्स की क्या भूमिका है और टेक्निक्स कौन कौन सी है, ठीक है। इन सारी चीज़ अभी देखिए हमारे द्वारा जो पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब कोर्स 2 पर हमने थोड़ा सा एनईपी को कवर किया था और पाठ्यचर्या वगैरह धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। इसकी शुरुआत हो रही है, इसका पीडीएफ आपको हम धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे। थोड़ा सा समय दे दीजिएगा क्योंकि आवेदन में थोड़ी सी समस्याएं हो रही हैं और उस शिक्षकों की ही समस्याएं हैं, उसको लेकर थोड़ा सा समय थोड़ा सा हो जाता है खर्च। आगे देखिए इसमें असेसमेंट है, मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, टूल्स वगैरह और टेक्निक वगैरह क्या है। अब है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी का जो है ये, इसका भी क्लास आपको रेगुलर यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा रहा है। जल्द ही उसका नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करने का आपको प्रयास किया जाएगा। इसका भी क्लासेस आपको प्रोवाइड किया, जैसे 4 ब्लॉक मॉडल है, मौखिक भाषा विकास है, किस प्रकार से बच्चे की मौखिक भाषा का विकास होता है, बच्चा किस प्रकार से शब्द को पढ़ता है, पहचानता है, लिखता है। इसके पहले देखिए भाषा शिक्षा। अब जो एनईपी है, आप अगर एनईपी को पूरा कवर करेंगे, और ध्यान दीजिएगा हमारे द्वारा जो वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही है पीडीएफ में, एनईपी पर ज़्यादा फोकस इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस एनईपी को ही फॉलो कर रहा है। वो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, जहाँ पर पेडागॉजी आएगी वो एनईपी को ही फॉलो कर रहा है द्वितीय भाषा के रूप में, ठीक है। तो अब विद्यालय शिक्षा है 2023 के विशेष संदर्भ में, और ये जो बुनियादी शिक्षा स्तर पर है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, इसमें कहीं भी 2005 का नाम नहीं है। भारतीय कक्षाओं में भाषिकता और संसाधन के रूप में उदीयमान साक्षरता भाषा संबंधी पाठ्यचर्या, ठीक है, 4 ब्लॉक मॉडल है। इसके अलावा शब्द पहचान है, पढ़ना है, विभिन्न संसाधन है, लिखना एवं लेखन कौशल का विकास है, इकाई योजना और पाठ्य योजना का निर्माण वगैरह किस प्रकार से करना है, मौखिक भाषा का आकलन है, प्रश्न का आकलन है, मौखिक भाषा का विभिन्न उपकरण एवं रणनीति, ध्वनि की पहचान, शब्द चयन इत्यादि सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये आपका इकाई 3 है। इसमें पाठ 10 लेखन का आकलन, देखिए विभिन्न उपकरण रणनीतियां, लेखन का आकलन किस प्रकार से करेंगे और आकलन के अन्य पक्ष जो है। इसके बाद इसी प्रकार से लैंग्वेज 2 के रूप में अंग्रेजी है, ठीक है। यह देखिए आपका लैंग्वेज 2 अंग्रेजी है, लैंग्वेज एजुकेशन है, वेरियस पॉलिसीज है, मल्टीलिंगुअलिज्म, किस प्रकार से बच्चा कई भाषाओं को सीखता है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर कोई बच्चा है तो मराठी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, विद्यालय में जाता है तो अंग्रेजी भी बोलता है, और थोड़ा बहुत संस्कृत भी सीखने लगता है जब वो 3-4 में जाता है। तो आपने देखा कि एक ही बच्चा किस प्रकार से 4 भाषा को सीख रहा है, ठीक। तो ये एक किस प्रकार से, मान लीजिए इंग्लिश है, उसी तरह संस्कृत का भी है। अब यहाँ पर संस्कृत का उन्होंने सिलेबस ऑफिशियल जारी नहीं किया है, ठीक है, इंग्लिश का जारी किया, इंग्लिश को आप देख सकते हैं। तो अब द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, उसी तरह द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का क्या इंपॉर्टेंस होगा, बच्चा संस्कृत शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करता है। आप स्वयं बताइए कि संस्कृत शब्दों का प्रयोग बच्चा 1 में करता है कि नहीं करता है। तो 1, 2, 3 में करता ही नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से आपको फिर ये सोचना होगा कि किस प्रकार से आप मतलब ये सिलेबस बनाएंगे। तो जो सिलेबस होगा वो 3, 4, 5 पर ही केंद्रित होगा, 1, 2 के बच्चे पर आधारित बहुत ज़्यादा नहीं होगा। या तो 1, 2 में संस्कृत पढ़ाया जाए, तो संस्कृत तो पढ़ाया जाता ही नहीं 1, 2 में। फिलहाल जो भी सिलेबस होगा संस्कृत का आपको प्रोवाइड किया जाएगा वक्त आने पर, जब ये मिलेगा, ठीक है, अभी तक मिला नहीं है। आप देखिए इसमें सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन किस प्रकार से बच्चा दूसरी भाषा को अर्जित कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद 4 ब्लॉक अप्रोच है, ओरल लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए कि एक केरल के शिक्षक, बिहार में भर्ती हुई शिक्षकों की, ठीक है, और केरल के शिक्षक आकर पढ़ाने लगे, या हम मान लीजिए केरल के शिक्षक आकर पढ़ा रहे हैं, अब वो बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अंग्रेजी भाषा सीख रहा है। केरल के शिक्षक अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को, तो बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है। लेकिन अब केरल के शिक्षक मान लीजिए फ़ोन पर किसी से बातचीत करते हैं, मलयालम में बात करते हैं, रोज़ बात करते हैं, कभी कभार बात करते हैं, तो अब बच्चे ने सीख लिया, बच्चा उनको मलयालम बात करते हुए मतलब सुनता है। अब बच्चा सुन रहा है कि सर जी उनको पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, लेकिन मलयालम के कुछ शब्दों को बच्चा जान गया, ठीक है, और वह सर जी से कभी कभार बोल सकता है या आपस में बातचीत करता है, बच्चा उसको सुनकर। यानी कि केरल के शिक्षक पढ़ा रहे थे अंग्रेजी, लेकिन बच्चा बोल रहा है मलयालम, थोड़ा बहुत मलयालम शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कहाँ से अर्जित कर लिया उसने अपने अध्यापक को सुना, बोलते हुए सीख लिया, ठीक है। ये सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक्विजिशन है, उसने उसको अर्जित किया। 4 ब्लॉक अप्रोच है,
वर्ड रिकॉग्निशन है, रीडिंग एंड वेरियस रिसोर्सेज, मतलब वही सारी चीज़ें हिंदी में है, किस प्रकार से पढ़ना है, बच्चा पढ़ता है किस प्रकार से, और तमाम रिसोर्सेज के थ्रू किस प्रकार से, जैसे साइलेंट रीडिंग है, शेयर्ड रीडिंग है, गाइडेड रीडिंग है, स्वतंत्र पठन है, ये सब चीज़ें हैं। वही हिंदी वाली चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहे हैं। यूनिट प्लान बनाना है, चैप्टर प्लान बनाना है, तो ये आपका इंग्लिश का आपको दिखाई दे रहा है। असेसमेंट ऑफ रीडिंग है और असेसमेंट ऑफ राइटिंग है, लिखने का आकलन, ठीक है। तो बच्चे के सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का आकलन किस प्रकार से, बच्चा किस प्रकार से इस प्रक्रिया में शामिल होता है, ये सारी चीज़ें हैं। पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स है, ये कोर्स 5 देखिएगा है, जिसमें मैथमेटिक्स का स्वभाव क्या है, किस प्रकार से है, ठीक, और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का किस प्रकार से है, लैंग्वेज मैथमेटिक्स की किस प्रकार से, और किस प्रकार से बच्चा हर दिन अपने जीवन में मैथ का प्रयोग करता है। जैसे वह किसी दुकान पर जाता है, चावल खरीदता है, सब्जी खरीदता है, तो किस प्रकार गणितीय संक्रियाओं को वह सीखता है, समझता है, अप्लाई करता है, ये तमाम चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है और आपको जाननी है। हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स, बच्चे किस प्रकार से गणित सीखते हैं, वो फाउंडेशन न्यूमरेसी है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट है, और अलग अलग स्टेज पे जो नंबर सेंस होता है, ठीक है। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है, गणितीय संवाद। अब इसमें थोड़ा सा ये अब इसमें अगर ये न्यूमेरिकल देने लगेंगे तो थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापी वगैरह आ जाएगा, समांतर माध्य वगैरह अगर निकालने के लिए आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा गणित जो है अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं, डाटा हैंडलिंग वगैरह भी दिया ही है, तो गणित थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, ठीक है। फिलहाल देखिए आगे क्या होता है। टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स है ना, गणित अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार से हो रहा है, रिसोर्सेज है, कौन कौन से स्रोत आप प्रयोग कर रहे हैं, प्लानिंग किस प्रकार से बना रहे हैं, और मूल्यांकन किस प्रकार से हो रहा है। और उसके बाद पेडागॉजी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस है, जिसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस है, ठीक है, हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित है। करिकुलर गोल्स हैं, कॉम्पिटेंसी है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, और बच्चों के विचार हैं, और अल्टरनेट कंसेप्शन है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप पेडागॉजी को भी देखिए, पेडागॉजी तो हर जगह है। टीचिंग लर्निंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस, अप्रोच क्या होनी चाहिए टीचिंग की, हमारे आसपास की दुनिया, इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, इंक्वायरी है। उसी तरह प्रोसेस स्किल है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस स्किल, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोसेस स्किल, रिसोर्सेज है, स्रोत है, विभिन्न प्रकार के स्रोत, पेडागॉजिकल यूज उसका आपको बताना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक वगैरह है, और आपकी जो है प्लानिंग और असेसमेंट है, तो ठीक है, अब हमने इसको फिलहाल के लिए देख लिया, ठीक। आगे इंटरनल असेसमेंट है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी हमने आपको जो डिटेल्ड सिलेबस है, जो भी NIOS के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसके बारे में आपको बता दिया। इस चैनल के द्वारा यही प्रयास है कि जो आपका पूरा स्टडी मटेरियल इससे संबंधित आपको उपलब्ध कराया जाए। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट और रेगुलर PDF आपको इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सटीक सूचनाओं के लिए, सटीक मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।